आसाम में का कल्चर पूरी तरह से नष्ट हो रहा है और इसी से असम गण परिषद नामक एक संगठन भी बन गया। इस बात को लेकर के कि असम में बांग्लादेशियों की संख्या बड़ी तेजी में बढ़ रही है और उसने पूरे डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। अब भारत की सबसे बड़ी अदालत ने 5 जजों की बेंच के ने नरेंद्र मोदी की सरकार जो चाह रही थी उस पर मुहर लगा दी है। बड़ी तेजी में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और उसमें बांग्लादेश और रोहिंग्याओं की संख्या है। नमस्कार, कैसे हैं आप? सालों से इस देश में अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर किए जाने को लेकर के मुहिम चल रहा, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। आसाम में इस बात को लेकर के जमीन पर जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई। एक दौर में जब राजीव गांधी की सरकार थी केंद्र में, असम में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था कि आसाम की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो रही है। आसाम में का कल्चर पूरी तरह से नष्ट हो रहा है और इसी से असम गण परिषद नामक एक संगठन भी बन गया। असम की सत्ता पर वो काबिज भी हुआ। इस बात को लेकर के कि असम में बांग्लादेशियों की संख्या बड़ी तेजी में बढ़ रही है और उसने पूरे डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। जब यह आंदोलन असम में शुरू हुआ, उसके बाद पूरे देश में बांग्लादेशियों की संख्या बड़ी तेजी में बढ़ने लगी। कमाल की बात यह है कि जो कानून कांग्रेस ही लेकर के आई कि घुसपैठ को बंद किया जाए, ये नागरिकता संशोधन कानून जो 6A जोड़ा गया, जिसके तहत देश के अंदर बांग्लादेशियों के घुसपैठ को रोका जा सके, लेकिन यह अमल में नहीं आ रहा था। अब भारत की सबसे बड़ी अदालत ने 5 जजों की बेंच के ने नरेंद्र मोदी की सरकार जो चाह रही थी उस पर मुहर लगा दी है। अब इसे इत्तेफाक कहेंगे आप क्या? कल ही हमने आपको भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक विश्लेषण सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इस देश में जनसंख्या का घनत्व जो है वो बड़ा विचित्र तरीके से बदल रहा है। बड़ी तेजी में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और उसमें बांग्लादेश और रोहिंग्याओं की संख्या है। अभी हाल में नागरिकता कानून मोदी सरकार लेकर के आई थी, जिसका पुरजोर विरोध इसलिए किया गया कि उस नागरिकता कानून जो CAA था, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग गैर मुसलमान जो आए थे, जिनको भगा दिया गया था, जिनका जीना संकट हो चुका हुआ था, उनको भारत की नागरिकता दी गई। इसके लिए शाहीन साजिश गठित किया गया और पूरे भारत में कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने जबरदस्त उत्पात मचाया। इसके बावजूद वो CAA कानून लागू हो गया, लेकिन मूल समस्या बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के थी। अब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की खंडपीठ ने 4-1 के प्रचंड बहुमत से जो हिस्टोरिकल फैसला दिया है, उसमें भारत सरकार को अब कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है कि सरकार अपने ढंग से काम करे और विदेशी घुसपैठिए जो 1971 के बाद भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठ कर गए हैं, उनको देश से निकाला जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को जरा बहुत गंभीरता समझिए। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 8 नवंबर को उनका आखिरी कार्यकाल है। ऐसे में उनके पास 15 से 17 दिन का ही कार्यकाल बचा हुआ है, जो वर्किंग डे है उस हिसाब से। लेकिन अब रोज वो महत्वपूर्ण फैसले लेकर के, जो राष्ट्रवादी फैसले लेकर के एक बड़ा नैरेटिव तय कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिसंबर महीने में इस फैसले को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। सोचिए, लगभग 10 महीने से ज्यादा समय हो गए और 10 महीने से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आप चौंक जाएंगे कि यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है वो सालों से पेंडिंग है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला है 2014 से लगातार इस मामले की सुनवाई की बात की जा रही थी, लेकिन
इस पूरे मामले में कुंडली मार करके बैठा जाया जाता रहा। 2014 से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन कई जज जो हैं वो रिटायर कर गए। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, और जो संवैधानिक पीठ बनी उसमें कई जज लगातार रिटायर होते रहे और इस मामले पर तारीख लगती गई। लेकिन 2017 में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो बेंच बनी, उसके बावजूद इस मामले की सुनवाई टलती रही, और यदि जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो जाते तो फिर यह मामला पेंडिंग हो जाता। सोचिए, 2014 से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, और जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच भी दिसंबर 2023 को ही इस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 10 महीने से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर रखा था, फैसला नहीं सुना रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो लगभग 24 घंटे पहले जो बात कही, उस पर सुनिए। स्टेबलाइजिंग ग्लोबल फोर्स, दिस फोर्स हैज टू emerge. This century has to belong to Bharat, and that will be good for humanity. That will contribute to peace and harmony on the planet, and therefore it will be national disservice of extremity if we turn nations eye to the dangers of demographic upheavals that are taking place in this country. Organic, natural demographic change is never upsetting. But a demographic change brought about in a strategic manner to achieve an object offers a scene that is frightening. Analyzing this menacing development over the last few decades will turn out to be an eye-opener. Take any state and you will find demographic change has a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilizational ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. It has happened in the world. I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder, demographic earthquake. Demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. कितनी बड़ी बात महामहिम उपराष्ट्रपति ने कही, और उपराष्ट्रपति के इस घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल फैसला है। अब जरा इसको जोड़ करके आप देखिए। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने दिसंबर 2023 में इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, दिसंबर 2023 में। और 10 महीने से ज्यादा 11 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट को इस आदेश पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए। क्यों सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना नहीं रहा था? मतलब कोई भी मामला 10-10 से 11-11 महीने से सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग रखे हुए है। और भारत के उपराष्ट्रपति ने जब ये बात कही है, उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत का ये फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस डेमोग्राफी चेंज से उस मूल देश का पूरा कल्चर बदल जाता है, संस्कृति उसकी बदल जाती है। ये एक एटम बम की तरह है जो पूरे देश को तबाह कर रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति ने जो बात कही, उसे संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया। दरअसल आसाम में जो एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के मायने जब भारत का विभाजन हुआ तो आसाम का भी एक बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसमें चला गया। जोगिंदर नाथ मंडल की कहानी हमने आपको सुनाई, कभी इसके फिर से इसका अलग से विश्लेषण करेंगे। जोगिंदर नाथ मंडल को जो देश का कानून मंत्री पाकिस्तान ने बनाया, जो लोभ दिया, जो आज भी मीम भीम समीकरण के माध्यम से जो इस देश पर साजिश की जाती है, जोगिंदर नाथ
मंडल ही वो था जिसके कारण बांग्लादेश, जो आज का जो बंगाल है और असम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद बड़े पैमाने पर कुछ लोग जो वहां रहे, उसके बाद जब जोगिंदरनाथ मंडल को जूते पड़े, वहां पर जोगिंदरनाथ मंडल के पाप के कारण जब वहां दलितों का नरसंहार होना शुरू हुआ, वहां हिंदू अपर कास्ट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में शुरू से भी नहीं थे, ना पूर्वी पाकिस्तान में ना पश्चिमी पाकिस्तान में। लेकिन मीम भीम समीकरण का जो एक झोल जोगिंदरनाथ मंडल बनाया, उसके कारण दलितों का कई हिस्सा, जो दलित मुस्लिम, जहां पर मान लीजिए दलित और मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा थी, वो हिस्सा भी पाकिस्तान में चला गया। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जगह पर हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया। शुरुआत में ही मंडल भाग करके चलाया 1950 में ही पाकिस्तान छोड़कर चलाया जिन्ना के मरते ही, लेकिन दलित वहां रह गए, शिकार हो गए। बड़ी पैमाने पे खास करके जो पूर्वी बंगाल जो था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो पूर्वी बंगाल कह लीजिए पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था, वहां से जो दलित समुदाय के विशेष रूप से हिंदू थे वो भाग करके आ गए पाकिस्तान, असम चले गए, असम और बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल है वो और असम में। लेकिन जब बांग्लादेश बनने का समय आया तो जो बिहारी मुसलमान जो बड़ी संख्या में गए थे, हिंदी और उर्दू भाषी जो मुसलमान थे वो भी भागना शुरू हुए और उनने भी असम की पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया। इसके कारण असम में जबरदस्त आंदोलन चलना शुरू हुआ, असम में उत्पात मच गया, असम में लोगों को लगने लगा कि उनका जो है, उनका कल्चर जो है पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो 1985 में एक असम समझौता पेश किया गया, जो मार्च 2071 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकती है। मतलब ये भी कहा गया कि जो 71 से पहले जो आ गए थे उनको भी नागरिकता नहीं मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक व्यवस्था दी है, जो नागरिकता कानून की धारा 6A जो जोड़ा गया उसके तहत, और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो सेक्शन 6 के मुताबिक बांग्लादेश में अप्रवासी जो 1 जनवरी 2016 से मार्च 2071 तक असम में आए, मतलब इसमें यह दे दिया कि मार्च 71 जब बांग्लादेश बनने लगा उस दौर में जो लोग यहां आ गए उनको भी वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1966 से पहले जो बांग्लादेशी जो भारत आ गए उन्हें तो नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वो जोगिंदरनाथ मंडल के पाप के कारण साजिश के शिकार हो गए थे, तो वो बड़ी संख्या में आ गए। और ज्यादातर सोचिए, ज्यादातर ये दलित हैं। और ये जो कांग्रेस दलितों की राजनीति करती है ना, ये जो मीम भीम समीकरण जो लोग गढ़ते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि 1966 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, अवैध शरणार्थियों के आने के चलते राज्य की जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है, जो बात उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कर रहे थे। राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ने नागरिकता कानून 6A जोड़कर अवैध घुसपैठियों को कानूनी मंजूरी दे दी थी। अब कांग्रेस ने एक खेल ये किया था, ये खेल कांग्रेस का ये था कि 6A जोड़ करके तुष्टीकरण के वोट, मतलब 66 के बाद जो भारत में आए वो ज्यादातर मुसलमान थे जो बांग्लादेश से आए। तो कांग्रेस की सरकार ने इस पूरे मामले में तुष्टीकरण के वोट को साझा करने के लिए ये 6A क्लॉज को जोड़ दिया। अब असम की जनता इसका भी विरोध दरअसल करने लगी और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। 71 के बाद भी बड़े संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आते रहे, आज भी आ रहे हैं। खास करके ममता बनर्जी की सरकार के दौर में भी बड़े पैमाने पर बंगाल के रास्ते जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी आने लगे। 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद 25 मार्च 1971 से पहले असम आए, तब वे वहां रह रहे हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब इनको भी मान्यता ऐसे नहीं मिल गई, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा गया था मामला। सोचिए 2014 में ही संवैधानिक पीठ के पास ये मामला भेजा गया। असम के सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A से जुड़ी 17 याचिकाओं पर
5 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की, लेकिन ये मामला पेंडिंग होता चला गया। कई जजेस इस पूरे मामले में देखा गया कि वो रिटायर हो गए, जजेस रिटायर होते चले गए और मामला टलता चला गया। सोचिए 2014 से 10 साल से ये मामला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की लापरवाही के कारण ये पूरा मामला जो है वो पेंडिंग पड़ा रहा। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच ने बड़ी गंभीरता से सुनवाई की और असम अकॉर्ड अवैध प्रवासियों की समस्या का राजनीतिक समाधान जो चाहा जा रहा था, उस राजनीतिक समाधान पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। स्थानीय आबादी और प्रवासियों का प्रतिशत ज्यादा है, इसका विरोध कर रहा था। और असम, पश्चिम बंगाल में देखिए महत्वपूर्ण सूची, पश्चिम बंगाल में 57 लाख प्रवासी हैं और असम में माना जाता है 40 लाख। लेकिन असम का मानना है कि पश्चिम बंगाल का चूंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का कल्चर चूंकि मिलता जुलता है, इसलिए वो उसमें जो है वो घुल मिल गए। लेकिन असम का पूरा डेमोग्राफी इन लोगों ने चेंज कर दिया, इसका विरोध हुआ और 1979 में असम में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू बनाया गया। आपको याद होगा आसू जो है बनाया गया, बाद में असम गण परिषद भी बना। आंदोलन शुरू किया गया, लगभग 6 साल तक चले आंदोलन के बाद 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया जिसे असम अकॉर्ड कहा गया और ये भरोसा दिलाया गया असम को कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से निकाला जाएगा। राजीव गांधी की सरकार ने असम को भरोसा उस दौर में दिलाया था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ और लंबे समय से ये पेंडिंग रहा। 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच जो असम से आए लोग थे उनकी पहचान की जाएगी, ये बात कही गई। और 25 मार्च 1971 के बाद जो असम से आए विदेशी, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। मेन पॉइंट देखिए, 25 मार्च 1971 के बाद जो असम से जो आए या जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको देश से निकालने का अधिकार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी तरह से भारत सरकार का संवैधानिक अधिकार है कि जो विदेशी घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर किया जाए। अब मार्च 71 के बाद और ज्यादातर मार्च 71 के बाद जो बांग्लादेशी भारत में आए हैं, मार्च 71 के बाद आने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं, क्योंकि जब 1971 में जब बांग्लादेश बनने की बात आई, जब वहां पर भुट्टो की अगुवाई में चुनाव हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जीत गया, उसके बाद भी शेख मुजीबुर रहमान को जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया, तो बांग्लादेश का जो हिस्सा है वहां जो हिंदी और उर्दू भाषी जो मुसलमान थे, उन सब ने वो सब बड़ी पैमाने पर बंगाल और असम की तरफ भागे, जिनको जहां जो नजदीक पड़ रहा था उस क्षेत्र की तरफ वो भागे। और ये बड़े पैमाने पर ये घुसपैठ लगातार बांग्लादेश से जारी रहा और लगातार ये विरोध होता रहा कि इन घुसपैठियों को बाहर किया जाए। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस, टीएमसी और असम में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, असम में जब तक कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार थी, तब तक असम में ये घुसपैठ कानूनी रूप से जारी रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भारत सरकार को एक नई कानूनी ताकत दे दी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट का ये हिस्टोरिकल फैसला है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 2023 के दिसंबर में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा, वो 11 महीने से सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व था। जब 2 दिन पहले जगदीप धनखड़ साहब ने एक बड़ी बात कही इस डेमोग्राफी को लेकर के कि दुनिया में एक बड़ा संकट आ चुका हुआ है घुसपैठियों के कारण। जर्मनी की समस्या समझिए, फ्रांस की समस्या समझिए, जहां जहां ये घुसपैठी शरणार्थी के रूप में जाते हैं, शरण मांगते हैं और फिर उसी देश में उत्पात करते हैं। वो ये बांग्लादेशी घुसपैठी ना सिर्फ असम में, ये दिल्ली एनसीआर इलाके से लेकर के जम्मू तक ये बांग्लादेशी घुसपैठी फैल चुके हुए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर रोहिंग्या है। अब सरकार को ये चाहिए, और मुझे लगता है इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार के नारे दे रही थी, लेकिन संविधान के कोर्ट में और कई तरह की बड़ी साजिश इस देश के खिलाफ की गई और उस साजिश के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार के अश्वमेध यज्ञ को रोकने की साजिश रची गई।
लेकिन फिर भी थर्ड टर्म इस सरकार का आना मायने रखता है। और अब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, कायदे से कहिए तो नरेंद्र मोदी सरकार को एक हंटर थमा दिया गया है। अब सरकार को चाहिए इस मामले में जो विदेशी घुसपैठिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि 71 के बाद जो भी बांग्लादेशी भारत में है उसको भारत से बाहर भगाने का अधिकार इस देश की सरकार को है। और कायदे से भी समझिए तो सीएए के बाद जो एनआरसी की बात की जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश उस एनआरसी पर ही मुहर है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश की जनता से वायदा किया हुआ था कि एनआरसी हम लागू करके रहेंगे। और सोचिए इस एनआरसी के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई। प्रणय जेम्स राय के चैनल पर बैठ करके खराती पाड़ाओं के गैंग ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा कि एनआरसी एक ऐसा कानून आएगा जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय, और इस देश में अल्पसंख्यक दूसरा कोई नहीं है। अल्पसंख्यक वो है ही नहीं जो बिल्कुल अल्पसंख्यक संख्या में है। जो अल्पसंख्या में है, चाहे वो आप उन्हें यहूदी कह लीजिए, चाहे उन्हें पारसी कह लीजिए, या फिर उन्हें सिख यदि कह सकते हैं तो वो भी कह लीजिए, किसी को खतरा नहीं है। लेकिन जो इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी संख्या में भारत में है, वो अपने आप को अल्पसंख्यक कह करके, अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेल करके इस देश पर बड़ी साजिश कर रहे हैं। एनआरसी उसी के तरफ एक पहल थी। विदेशी घुसपैठियों को की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने का एक बड़ा प्लान सरकार का है, वही एनआरसी है। और एक उसी पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोदी सरकार की उस योजना पर मुहर लगा दी है जिसमें कहा गया है कि सरकार का यह अधिकार है कि वो विदेशी घुसपैठियों की पहचान करे और उसे बाहर करे। अब 1971 के बाद जो लोग भी भारत आए हैं और वो जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन सब पर प्रहार करके ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सब का देश निकाला किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा और देश से अवैध बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा ताकि इस देश की डेमोग्राफी पर कंट्रोल किया जा सके। भारत को चाहिए कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी सख्ती अपनाए और जिस तरह का दीवानापन, पागलपन बांग्लादेश के अंदर फैला है, उसकी सजा पाकिस्तान की तरह ही दी जाए। देखिए पाकिस्तान किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है। हमारे जब विदेश मंत्री वहां गए तो उसी में वो मगन हो गया, लेकिन 24 घंटे की उस यात्रा में वो छा गए। पाकिस्तान आज भीख मांगने की कंडीशन में है। पाकिस्तान का यदि भौगोलिक या आर्थिक चीजों को देखें तो बांग्लादेश से वो कई मायने में बेहतर कंडीशन में रहा है, लेकिन अपनी इस्लामिक कट्टरता के कारण, अपनी बर्बरता के कारण वो बर्बादी की कगार पर है। आज भीख मांगने की कंडीशन में है। उसे अमेरिका और चाइना भी भीख नहीं दे रहा, उसके कटोरे में सिक्के नहीं पड़ रहे हैं। भारत के कारण बांग्लादेश जो फुदक रहा था, अब उसे भी उसकी हैसियत का पता चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मोदी सरकार को एक नई ताकत फिर मिली है एनआरसी को लेकर के। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द सरकार एनआरसी लागू करेगी और अवैध घुसपैठियों को, भारत द्रोहियों को वोट बैंक के इस ताकत पर नकेल कसेगी। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।